अस्सलाम वालेकुम। So in this video we will discuss chapter number 41 जिसमें हम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज होके आ जाता है पल्मोनरी ब्लड में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जब वो हमारे पास इन कैपिलरीज में आ जाता है तो फिर उसके बाद हमारे पास ये कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होती है? वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये यानी रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करता है और जो हमारे पास फिर ये होता है हीमोग्लोबिन जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है टिश्यू तक जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आता है अगर वो इसके साथ अटैच ना हो और डिसॉल्व्ड स्टेट में रहे तो वो ऐसे जितना कोई ट्रांसफर नहीं होता। तो इसको कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम रिक्वायर होता है। तो इसलिए जब ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन करता है, हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी ट्रांसपोर्ट को 30 to 100 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। इसके बाद जो है इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ पे होता है? ये हमारे पास प्रेजेंट होता है टिश्यूज में जहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हुई होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होता है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ने टिश्यू से हमारे पास निकल के उसने वापस आना होता है ब्लड के थ्रू लंग्स के पास ताकि लंग्स से वो एक्सपायर हो सके, यानी एक्सलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकें। तो इसमें क्या है, जो CO2 होता है वो हमारे पास टिश्यू कैपिलरीज में एंटर होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई टिश्यू है, लिवर है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो आएगा टिश्यू कैपिलरीज में, इधर से वो जाएगा लंग्स के पास और लंग्स के पास जाके वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज होके बॉडी से निकल जाएगा। तो इन्होंने ये बताया हुआ है। तो ये भी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है। जैसे प्राइमरीली ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी हम देखेंगे। इस वजह से जो ये हमारे पास जो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट को 15 to 20 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर ट्रांसपोर्टर्स टू ट्रांसपोर्ट इन द blood, otherwise its transport will be very less. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो डिफ्यूजन होती है ना वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डिफ्यूजन होती है इट विल अकर फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। सो ऑक्सीजन भी इसी तरह डिफ्यूजन का प्रिंसिपल फॉलो करती है कि जो एल्वियोलाई होती है वो उधर से जाती है पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में, जबकि हमें पता है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में कम होती है। सो इट विल मूव फ्रॉम alveoli to the pulmonary capillary blood from the higher concentration to the lower concentration. Then हम देखते हैं कि in the other tissue of the body जो हमारे पास बाकी टिश्यूज है उधर हमारे पास हायर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है कैपिलरी ब्लड में एज कंपेयर टू द टिश्यू। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं लिवर के पास, लिवर के पास जो आर्टरी जा रही है, या किडनी के देख लेते हैं, किडनी के पास कोई आर्टरी जा रही है तो उस आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टिश्यू या सेल्स ऑफ द किडनी। तो इस वजह से जो हमारे पास आर्टरी में जो ब्लड होता है उसका ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ट्रांसपोर्ट होता है जहां टिश्यूज में, क्योंकि टिश्यूज में हमारे पास ऑक्सीजन कम होता है। तो अब हमारे पास बेसिक ट्रांसपोर्ट कैसे हुई कि एल्वियोलाई से वो आएगा पल्मोनरी ब्लड में, पल्मोनरी ब्लड के से में आके वो हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा। तो जो आर्टरी जिस ऑर्गन को जा रही होगी उस आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑर्गन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ऑर्गन टिश्यू में चल जाएगा और वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फॉर रेस्पिरेशन। इसी तरह अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इंट्रासेलुलरली ज्यादा होता है और हमारे पास वेसल्स में कम होता है। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज होता है इनटू द टिश्यू कैपिलरीज, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल किडनी की एग्जांपल लेते हैं, किडनी में मेटाबॉलिज्म होगा एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। Now carbon dioxide is more in the tissue,
सो नाउ इट विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज, क्योंकि टिश्यू में ज्यादा था, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा कैपिलरीज में, एंड फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द लंग्स, जो पल्मोनरी कैपिलरीज तक पहुंच जाएगा। अब एल्वियोलस में हमारे पास पता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में वो होता है जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ना होने के बराबर। और जो हमारे पास जो कैपिलरी का ब्लड गया होता है, जो हमारे पास टिश्यू ब्लड गया होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज में, उसमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 45 होता है। तो यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मूव हो जाएगा इनटू द एल्वियोलस ताकि वो बॉडी से निकाला जा सके। तो इसमें जस्ट ये बताया हुआ है। तो यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन, इस सारी बातों का मकसद यह था जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक डिफ्यूजन पे और एक फ्लो ऑफ ब्लड पे। तो फ्लो ऑफ ब्लड के बारे में हम अभी पढ़ते हैं, डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ लिया, डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड। सो जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो ऑलमोस्ट एवरेज उसका पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर होता है 104। जब हमारे पास नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है तो ऑलमोस्ट जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 होता है एल्वियोलस में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो 0 होता है। और जो वीनस ब्लड हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर होता है, वीनस ब्लड वो वाला ब्लड है जो जिन्होंने ऑक्सीजन यूज कर चुका हुआ है। यानी अब वीनस ब्लड जब हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर होगा वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंटर होगा। तो हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस ब्लड की ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर 40 होता है। तो एल्वियोलाई का कितना है 104, और जो हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड एंटर हो रहा है उसका है 40। यानी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हमारे पास कितने का है 64 मिलीमीटर ऑफ Hg। यानी एल्वियोलस में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ जाएगी हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो इधर ये बात बताई है। सिमिलरली अगर हम इसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखते हैं तो एल्वियोलस में जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर वो होता है ऑलमोस्ट 0, जबकि जो पल्मोनरी कैपिलरीज में उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है 45। सो 45 से वो 0 की तरफ मूव करेगा, सो इट विल मूव फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। सो यहाँ तक यही बातें लिखी है। नेक्स्ट आ जाता है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द पल्मोनरी ब्लड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस इन द एक्सरसाइज स्टेट। तो हमें पता है कि एक्सरसाइज में हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इवन इंक्रीज हो जाती है 20 टाइम्स इन द नॉर्मल। यानी अब नॉर्मल हो रही है, मतलब इतनी रिक्वायर हो रही है, हमें पता है कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। सो व्हेन द कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज्ड, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले नॉर्मली हमारा कार्डिक आउटपुट होता है 5 लीटर, अब एक्सरसाइज में कार्डिक आउटपुट जस्ट सपोज 13 लीटर हो गया, यानी 2.5 टाइम्स हो गया। अब 13 लीटर कार्डिक आउटपुट का तब ही फायदा है कि ये ऑक्सीजनेटेड भी प्रॉपर हो, बिकॉज इसने हम ज्यादा कार्डिक आउटपुट करने का मकसद यही था कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उन जगह उन मसल्स को प्रोवाइड हो जाए जो कि वर्क कर रहे हैं। तो इसका यही हिसाब है कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ज्यादा लोग खाना खाने आ जाएं तो आपको ज्यादा प्लेट्स लगानी पड़ती है, उसमें ज्यादा खाना डाल उनमें सब में खाना डालना पड़ता है, तो तभी तो सबकी न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी होगी ना। फॉर एग्जांपल 10 लोग बैठे हुए, आप सिर्फ 5 प्लेटों में खाना डाल दे, 5 तो मुंह देखते रहेंगे। तो इसी तरह इसमें भी है कि जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो गया तो हमें सबको अब ऑक्सीजनेट भी करना है, तो अब हमें जल्दी से ऑक्सीजनेशन करनी पड़ेगी। तो इसका एक सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी इनकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो सकती है। उसमें सबसे पहला तो एक चीज याद रखनी है, जब हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है तब हमारी कुछ पल्मोनरी कैपिलरीज ऐसी होती है जो कि बंद होती है, जो कि फंक्शन जिनमें ब्लड नहीं फ्लो कर रहा होता है वो ओपन हो जाती है, और जो पहले से ओपन होती है वो डायलेट हो जाती है। मैं पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो वो डायलेट हो जाती है ताकि वहां से ब्लड फ्लो हो सके, ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है तो ऑक्सीजनेशन कंप्लीट होती है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब नॉर्मल कंडीशंस होती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजनेशन होती है कैपिलरी ब्लड की, वो हमारे पास जो 1/3 टाइम होता है, जो हमारे पास बिल्कुल इनिशियल टाइम होता है 1/3 में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑक्सीजनेशन हो चुकी होती है।
यानी हमारे पास जो आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन इंक्रीजेज ऑलमोस्ट 3-4 ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो 3-4 हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। हम नॉन एक्सरसाइजिंग में देखें तो 1/3 ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है ना, 1/3 वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजनेशन सैचुरेटेड कर देती है, यानी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन कर देती है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस। अब एबनॉर्मल यानी एक्सरसाइज की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो लेटर 2/3 थी, जो हमारे पास ब्लड ड्यूरिंग लेटर 2/3 इज ट्रांजिएंट, वो वाला ब्लड नॉर्मली स्टेज इन लंग कैपिलरीज अबाउट 2 to 3 नॉर्मल। अब ये इसका क्या मतलब है, उनका मतलब है कि हमारा जब ब्लड था ना वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लॉन्गर लंग्स में रहता था, बट अगर फॉर एग्जांपल वो 3 सेकंड रहता था ना, वो 1 सेकंड में ऑक्सीजनेट हो जाता था यूजुअल कंडीशन में। जब कैपिलरीज जब हमारे पास हमने एक्सरसाइज की, तो अब उसने रहना जितना मर्जी टाइम है तो वो इजीली ऑक्सीजनेट हो सकता है, यानी लंग्स के पास एबिलिटी तब भी थी, लेकिन तब वो बहुत जल्दी उसको ऑक्सीजनेट कर देता था, लेकिन वो उससे ज्यादा टाइम में लंग्स में रहता था। तो आप ये रीड करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया समझ आ जाएगा वो कहना क्या जा रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड। तो हमें पता है जो हमारे पास होता है ना, जो लेफ्ट एट्रिया में एंटर होता है लंग्स से ब्लड, वो हमारे पास 98% होता है और वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो आपको अब क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि 98% है, 100% क्यों नहीं है, 2% ब्लड कौन सा है, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखिए 98% एंटर हो रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ऑलमोस्ट 104। जो बाकी 2% ब्लड है वो हमारे पास आता है ब्रोंकियल वेसल से। अब क्या होता है कि जब हमारे पास एओर्टा निकलती है ना, तो एओर्टा में से एक आर्टरी निकलती है ब्रोंकियल आर्टरी, जो कि हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, हमारे लंग्स के डीप टिश्यूज को। अब हमारे लंग्स को भी तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, तो ब्रोंकियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स के टिश्यूज के पास। अब जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना, वो हमारे पास डीऑक्सीजनेट होता है। जब ऑक्सीजनेटेड किया, उधर जाके उसने लंग्स को सप्लाई किया, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसका भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 हो गया होता है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, वो लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करता है, और वो 2% होता है। यानी हमारे लेफ्ट एट्रियम में जो दो तरह का ब्लड आ रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड आ रहा है जो कि हमारे पास पल्मोनरी वेसल से आ रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है हमारे पास ब्रोंकियल वेसल से। अब इस ब्लड को हम कहते हैं शंट फ्लो, फिजियोलॉजिकल शंट के हमारे पास प्रोफ्यूजन प्रॉपर थी, बट वहां पे वेंटिलेशन नहीं थी वहां पे। तो अब हमने इसको, ये पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अब जब हमारे पास वो आया है ब्लड, उसमें 40 मिलीमीटर थी, बाकी ब्लड में 104 थी। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास जो ब्लड की, अब जो लेफ्ट एट्रिया का ब्लड है उसकी ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कंसेंट्रेशन कम होगी होगी, क्योंकि 2% ऐसा ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड था। तो हमारे पास जो एओर्टा में होता है ना, तो ऑलमोस्ट उसकी कंसेंट्रेशन फॉल हो जाती है 95 मिलीमीटर ऑफ Hg तक। वैसे 104 होके आया था ऑक्सीजनेट एल्वियोलस में से, आगे जाके उसकी कंसेंट्रेशन हो गई, इसमें जब 2% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो ऑलमोस्ट 95 तक हो गई। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरीज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। तो पहले कैपिलरीज में तो अब ब्लड हमें पता लग गया 95 तक का आ रहा है। तो अब हमने देखना है कि वो डिफ्यूज होके किस तरह कैपिलरीज में आगे हमारे पास टिश्यू में जाता है। तो अब ये हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना था ऑक्सीजन, जो हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट सराउंड द टिश्यू इज एवरेजेस ओनली 40। यानी ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तो ऑब्वियसली एक्सचेंज हो चुकी है, टिश्यू ने यूज कर लिया ऑक्सीजन। तो अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर रह गया 40, और जो कैपिलरीज उधर है उनमें के अंदर जो ब्लड है उसका पार्शियल प्रेशर है 95, तो वो मूव करेगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करेगा, इसमें ये बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो रेज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा ना किसी एरिया का, फॉर एग्जांपल पहले थोड़ा ब्लड जाता है किडनी में, अब वो ज्यादा जाएगा, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा वहां पे उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए वहां पे कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, काफी ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है, तो सेल ने तो अपनी उतनी ही ऑक्सीजन यूज करनी है ना जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन तो वो यूज नहीं कर सकता।
तो अगर ब्लड फ्लो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था वो होता था 40, तो वो 40 से रेज होके किसी वैल्यू तक जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट की एक जस्ट वैल्यू दी है, आप लोग ये जस्ट समझने के लिए कर सकते हैं, वरना उसमें बस यही कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 40 होता है मिलीमीटर ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट विल इंक्रीज अप टू एनी नंबर डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड फ्लो, कि कितना ब्लड फ्लो है। एक ये फैक्टर याद रखना है। दूसरा फैक्टर है कि इंक्रीज इन टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिक्रीज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल जिस हमारे पास ऑर्गन के पास ब्लड जा रहा है, अगर उस ऑर्गन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो तो वो ऑक्सीजन की यूटिलाइज ज्यादा करेगी, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो उसके सराउंडिंग में होता है उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा। ये एक चीज होगी। फॉर एग्जांपल इसी का ऑपोजिट अगर हम देखते हैं, कोई ऐसा टिश्यू है वहां पे मेटाबॉलिज्म हमारे पास कम है, जब मेटाबॉलिज्म हमारे पास कम होगा तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम होगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। अब इसकी अगर हम समरी करें दो लाइन में, तो ये दो लाइन में हमारे पास ये समरी बनती है कि जो हमारे पास होता है ना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑक्सीजन कितना होगा, और इस बात पे डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म कितना है, यानी जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उतना कम होगा, बिकॉज वहां पे जो ऑक्सीजन होगी वो यूटिलाइज हो रही होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल की जा रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरीज टू द टिश्यू सेल्स। अब देखिए आप लोग को पता है कि जो ऑक्सीजन है वो सेल ने हमेशा यूज करना है, और हमें डिफ्यूजन का प्रिंसिपल भी पता है कि उसने मूव करना होता है किसी भी चीज ने फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस भी होना चाहिए। तो वो इसमें ये बताता है कि जो हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है पेरिफेरल टिश्यू में, वो हमारे पास कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द पेरिफेरल कैपिलरीज, क्योंकि जो पेरिफेरल कैपिलरीज है उन्होंने ऑक्सीजन को लेके जाना है। तो अगर हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हमारे पास पेरिफेरल कैपिलरी से ऑक्सीजन इंट्रासेलुलर जाएगा ताकि ऑक्सीजन सेल यूज कर सके। तो हमारे पास जो नॉर्मल इंट्रासेलुलर पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का, वो हमारे पास नॉर्मली होता है 5 मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक, एवरेज हम कह देते हैं 23 तक है, बट मतलब वो कम होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास कैपिलरी ब्लड होता है वो इजीली उधर से हमारे पास मूव हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल इनटू द इंट्रासेलुलर, ताकि ऑक्सीजन को यूज किया जा सके। देन हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू इनटू द कैपिलरीज एंड देन इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज इनटू द एल्वेओलाई। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, ये सेल है, इस सेल में हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है। अब इसका पार्शियल प्रेशर इधर ज्यादा होगा, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारे पास जाना है ब्लड कैपिलरीज में जो उसके सराउंडिंग पे होगी, ब्लड कैपिलरीज से उसने जाना है हमारे पास ब्लड में, ब्लड से उसने जाना है लंग्स में, लंग्स में आपको पता है कि वो जब जो कैपिलरीज पल्मोनरी कैपिलरीज होती है उसमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑलमोस्ट होता है ज्यादा, तो उसने उधर से डिफ्यूज होना है और डिफ्यूज होकर हमारे पास एल्वियलस में, और एल्वियलस के बाद उसने बॉडी से निकल जाना है। तो इसमें सारा यही प्रोसेस लिखा हुआ है कि जो O2 हमारे पास सेल यूज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करेगी हमारे पास जो सेल्स है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के बाद वो ब्लड हमारे पास जाएगा लंग्स में, और लंग्स में वो जो कैपिलरी से डिफ्यूज होकर वही गैसेस जाएगी एल्वेओलाई में और हमारी बॉडी से एक्सपायर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एट ईच पॉइंट इन द गैस ट्रांसपोर्ट चेन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने देखा है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो लंग से आती है और उसने जाना होता है इंट्रासेलुलरली, और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ऑपोजिट है, ये प्रोड्यूस होती है हमारे पास इंट्रासेलुलरली ज्यादा और इसने हमारे पास एक्सपायर होना होता है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस इनमें एक फर्क है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन रेट है वो 20 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन से। तो इस वजह से
जिसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है ना, उसका प्रेशर डिफरेंस हमें कम चाहिए होता है, मतलब वो थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस है ना, उसने डिफ्यूज हो जाना है। बट जिसका डिफ्यूजन रेट कम होता है, जैसे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट कम है, तो हमें पार्शियल जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है वो ज्यादा चाहिए होगा। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस तरह है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास होता है ना, सबसे पहले इसने इंट्रासेलुलरली सबसे ज्यादा होना होगा। तो इंट्रासेलुलरली इसका पार्शियल प्रेशर है ऑलमोस्ट 46। फिर उसके बाद हमें देखते हैं इंटरस्टिशियल जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 45, यानी जस्ट 1 मिलीमीटर ऑफ Hg का डिफरेंस है। बट हमने देखा है कि इसका डिफ्यूजन रेट 20 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन है, तो दिस 1 मिलीमीटर डिफरेंस इज इनफ फॉर द डिफ्यूजन ऑफ carbon dioxide from intracellular environment to the interstitial fluid, यानी सेल में से interstitial fluid में आ जाना। देन हम देखते हैं कि आर्टीरियल ब्लड जो हमारे पास एंटर होता है ना टिश्यू में, उसमें हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो और वीनस ब्लड में हमने देखा था कि होते हैं 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो क्या हुआ, 46 से आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड था 45। अब 45 के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद जाएगा ये ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आ रहा था उसमें था 45, 40 था पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड आ रहा था, आर्टीरियल ब्लड। और जो हमारे पास आर्टीरियल ब्लड आया, आपको पता है वो आएगा उसके बाद कैपिलरीज में आएगा। अब कैपिलरीज में आने के बाद उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाएगी। जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो वो 40 से 45 में चल जाएगा। अब पता है आपको कैपिलरीज के बाद उसने जाना होता है वेन्स में, तो इसलिए वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया होगा। अब ये हमारे पास जाएगा लंग्स में, और लंग्स में आपको पता है कि एल्वियोलस में 0 होता है पार्शियल प्रेशर, जबकि कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज में 45 होगा। तो इसमें से फिर से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलस में जाएगी, बॉडी से निकल जाएगी, और जो हमारे पास बाकी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का रह जाएगा वो 40 होगा, यानी 45 से वो 40 हो जाता है। तो यही उन्होंने लिखा हुआ है कि 40 जो 5 मिलीमीटर प्रेशर डिफरेंस हमारे पास रिक्वायर होता है पल्मोनरी कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। तो ये वो जस्ट उन्होंने यही सारी चीज बताई होगी तक। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ द टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू ब्लड फ्लो इंटरस्टिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम यही चीज पर क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, अब इसको ऑपोजिट कर देना है तो आपको मिल जाएगा कि हमारे पास अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज ब्लड फ्लो जब डिक्रीज होता है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो इंट्रासेलुलरली यूज होकर एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हमारे पास एज अ रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट देगी कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट विल इंक्रीज। सो हमारे पास ब्लड फ्लो जब डिक्रीज इन ब्लड फ्लो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करवाता है। सही हो गया। ऑक्सीजन के केस में उल्टा था कि अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन की जो वहां पे थी इंटरस्टिशियल में वो कम हो रही थी, तो इसमें ऑपोजिट हो रहा है। तो हम देखते हैं 45 से वो 60 तक जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म, जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उधर और वहां पे आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिक डिमांड का क्या रोल है। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एससीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये वाला कर्व जो पढ़ना है हमने। और इसके अलावा आगे हम बोर्ड इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। ये सारा यहाँ से आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे दिए गए हैं। अब हम रोल ऑफ ऑक्सीजन की तरफ अगर आते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो 97% ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। और बाकी जो 3% रिमेनिंग है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारे पास प्लाज्मा, वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, तो यानी बाकी डिजोल्व स्टेट में जाता है। और 97% हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और किस तरह रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, अब उसने जाके उतरना भी है, तो हम वो इसके सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है।
हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना वो लूजली और रिवर्सिबली बाइंड होता है हीम पोर्शन के साथ हीमोग्लोबिन के। तो हमारे पास जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, जैसे कि पल्मोनरी कैपिलरीज में, आपको पता है पल्मोनरी कैपिलरीज में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। और जहां पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है, जैसे कि टिश्यू कैपिलरीज में, तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। तो यानी हायर पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का होगा तो वो अपने पास, फॉर एग्जांपल ये यही हिसाब है कि कोई शख्स बहुत ज्यादा कमा रहा है तो वो अपने पास पैसे संभाल के रख लेगा, फिर वो उस एरिया में जाता है जहाँ पे पैसे मतलब कहीं लगाने की जरूरत है या अब उसको वो चाहिए, तो वो जो उसने तब संभाल के अपने पास रख लिया था वो अब उधर वो पैसे लगा देगा। तो इसी तरह ऑक्सीजन भी है, तो जहां पे उसको पार्शियल प्रेशर ज्यादा मिला उसने अपने साथ अटैच कर लिया, और जहां पे उसको कम मिला उसने उसको दे दिया। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम बहुत अच्छे से आनी चाहिए और एग्जैक्ट ये डायग्राम। इसमें आप ये देख रहे हैं रिड्यूस ब्लड, इधर सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे देखें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी ज्यादा होती है। तो एक बात याद रखने हैं कि ये देखिए ये वाला आपको एक बड़ा स्टीप सा कर्व नजर आता है पहले, यानी ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता। जब 90 से हम नीचे आने लग जाते हैं ना, यानी हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ये 50 के बाद नीचे जब जा रहा होता है, तो एकदम ड्रास्टिकली जो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है ना वो बहुत जल्दी डिक्रीज करने लग जाती है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि क्या हिसाब है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम देखते हैं ऑक्सीजन जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतनी ज्यादा परसेंटेज हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन। तो हमारे पास जो ब्लड लंग्स के जो लंग लीव कर रहा होता है और सिस्टेमिक आर्टरी में जा रहा होता है, उसमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबाउट 95 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो हमने ये अभी पीछे पढ़ा है कि वैसे हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 होता है ऑक्सीजन का, बट उसमें जब ब्रोंकियल वेसल्स का ब्लड आ जाता है जो कि 2% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 95 कर देता है ऑक्सीजन का। तो 95 जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है, तो अगर हम 95 पे देखें तो 95 पे ऑलमोस्ट हमारे पास हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 97% हो जाती है। तो हमारे पास सैचुरेशन जो होगी आर्टीरियल ब्लड एवरेज की ऑक्सीजन सैचुरेशन 97% होगी। फिर हम देखते हैं आर्टीरियल वीनस ब्लड। जब ये हमारे पास वेन्स में होता है तो वेन्स में हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो 40 हो जाता है। आर्टरीज में 95 था तो वेन्स में 40 हो जाता है। तो 40 जब पार्शियल प्रेशर होता है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है हमारे पास 75%। तो देखिए 40 मिलीमीटर है तब 75% है, और जब हमारे पास 95 मिलीमीटर ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था तो 97% थी, यानी कितनी हमारे पास परसेंट कम हो रही है, ऑलमोस्ट 22। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा हीमोग्लोबिन है, अब सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो ब्लड में कितना प्रेजेंट है कितना नहीं। तो नॉर्मल आप सुनते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन 15 है या इसका 13 है। तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना 15 का क्या मतलब होता है कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो 1.34 ग्राम मिलीलीटर ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन में कार्ब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ये एबिलिटी होती है कि इट कैन बाइंड टू 1.34 milliliter of the oxygen. So when 1 gram can bind to the 1.34 milliliter of oxygen, so 15 gram of the hemoglobin which is present normally can bind to 15 multiplied by 1.3 which is equal to 20 milliliter of oxygen। यानी आपके 100 ग्राम जो आपका होता है ना 100 ml ब्लड में, वो उसमें ऑक्सीजन हो सकती है 20 मिलीलीटर। वैसे अगर हमारे पास बिल्कुल प्योर हीमोग्लोबिन होना तो 1.39 वो बाइंड कर सकता है मिलीलीटर। बट कुछ मेथमो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में Fe2 पॉजिटिव होता है,
लेकिन जो हमारे पास मेथमोग्लोबिन होता है उसमें Fe+3 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। तो ये हमारे पास हमने उसमें मिलावट जो थी उसको इंक्लूड करके निकाला तो 1.3 मिलीलीटर था और 20.1 ग्राम मिलीलीटर ये सप्लाई कर सकता है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अब जो हमारे पास होता है ना वीनस ब्लड, उसमें हमारे पास क्या होता है कि फर्दर हम आगे देखते हैं कि देखिए 100 मिलीलीटर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड कंबाइन विद द 20%। अब ये आपने देख लिया दिस इज यूजुअली 20 वॉल्यूम परसेंट, यानी 20 ml हमारे पास ऑक्सीजन है 100 में। अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो वापस ब्लड आ रहा है कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन होती है, यानी 20 ml तो ये आर्टरी लेके जा रही है, अब वो इसमें से कितने ml ऑक्सीजन दे के वापस आएगी। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन व्हेन सिस्टेमिक ब्लड एंटर्स थ्रू द टिश्यू। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन बाइंड 97%, अगर हम देखें तो हमने कहा था हीमोग्लोबिन 97% होता है तो 19.4 ml होगी अगर हम टू बी वेरी प्रिसाइज हो। 20 जनरली था, 19.4 टू बी वेरी प्रिसाइज। अब जब हमारे पास 75% सैचुरेटेड ब्लड होगा 40 मिलीमीटर ऑफ Hg पे, जो कि वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और 75% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास 14.4 मिलीलीटर ऑफ जो हमारे पास है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा था आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन है 19.4, वीनस ब्लड में 14.4। इस मींस जो बीच में ये डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास यूज हो गया है, जो कि है 5 मिलीलीटर, जो कि हमारे पास यूज हुआ है। अब हम देखते हैं जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज में तब तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तब तो 5 मिलीलीटर से ज्यादा यूज होगा। तो हम देखते हैं उस टाइम ना हमारे पास जो कंस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है अप टू 15 मिलीमीटर ऑफ Hg इन द वीनस ब्लड। वीनस ब्लड में वरना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था 40, अब वो 15 तक हो गया। जब वो 15 तक होता है तो हमने यहाँ पे देखा था कि कर्व बहुत स्टीप है। तो वो स्टीप कर्व का क्या फायदा हुआ कि वरना जब 40 मिलीमीटर ऑफ Hg था तो इसके पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास ऑक्सीजन अटैच थी वो फिर भी 14.4 मिलीलीटर थी। जब 15 मिलीमीटर होगा तो इसके साथ जस्ट हमारे पास 4.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन अटैच रह सकती है, यानी 15 मिलीलीटर डिसोसिएट हो जाएगी ऑक्सीजन और डिलीवरी हो जाएगी। इट मींस 3 टाइम्स ऑक्सीजन डिलीवरी ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज्यादा होती है। ये है अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो, लेकिन हमें पता है कि 6 to 7 टाइम कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होता है। मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है 6 to 7 टाइम, यानी ऑक्सीजन जो है हमारे पास 6 to 7 टाइम पहले तो ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा डिसोसिएशन भी 3 टाइम ज्यादा हो रही है, यानी पहले 5 मिलीमीटर लीटर करता था ऑक्सीजन, अब वो 15 मिलीलीटर कर रहा है। तो 6 to 7 टाइम कार्डिक आउटपुट ज्यादा हुआ, 3 टाइम्स हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा हुई, तो ये ऑलमोस्ट 20 फोल्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा कर देगा। यानी कार्ड इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उतने फोल्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट कि कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड हमारे पास मतलब परसेंटेज ऑफ द ब्लड दैट गिव्स ऑक्सीजन एज इट पासेस टू द टिश्यू कैपिलरीज। तो मतलब हमारे पास नॉर्मली जो ब्लड कितने परसेंट अब ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, अब वो दे रहा है, हमने यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट पढ़ना है। तो हम कहते हैं नॉर्मल वैल्यू फॉर दिस इज 25%, यानी हमारे पास जो 25% ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड में हमने कहा ऑलमोस्ट 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन है आर्टीरियल ब्लड में, और वीनस ब्लड में वो कम होके हो जाती है ऑलमोस्ट 15 मिलीलीटर, यानी 5 मिलीलीटर इसने दी है ऑक्सीजन। तो यानी 25% इसने ऑक्सीजन डिसोसिएट किया, यानी यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट इसका 25% है। जब एक्सरसाइज हुई तो ये 3 टाइम ज्यादा हो गया, तो तब एक्सरसाइज में यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट है 75 to 85%। 100% कब होता है जब हमारे पास कोई ऐसी जगह पे ब्लड फ्लो हो जहां पे मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हो बट ब्लड फ्लो बहुत कम हो, यानी ब्लड बहुत स्लोली पास कर रहा है बट उधर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा, तो वो सारा ही ऑक्सीजन यूटिलाइज कर देते हैं, तब यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट 100% होता है। The percentage of the blood that gives up its oxygen as it passes through the capillaries. So it depends के state क्या है, rest में 25%,
एक्सरसाइज में 75 to 80%, और हमारे पास 85%, और स्लो जब मूवमेंट हो रही हो और उसके अलावा वहां पे मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो तब 100%। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन बफर टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ना पार्शियल प्रेशर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाली जगह है हमारे पास कैपिलरी टिश्यू के है, वहां पे होता है 40। अब ये 40 होना भी चाहिए। अगर ये 40 से ज्यादा होगा ना तो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएट होना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ये बफर कैपेसिटी भी रखती है कि ये उधर का पार्शियल प्रेशर 40 से ज्यादा नहीं होने देती, ये 40 से कम ही रखती है। तो इसमें हम देखते हैं कि अंडर बेसल कंडीशन 5 मिलीमीटर ऑफ लीटर ऑफ ऑक्सीजन 100 ml ब्लड हमारे पास वहां पे लेके जाता है। तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, वो मैंने बताया कि वहां पे 40 मिलीमीटर ऑफ Hg होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 45 नहीं होना चाहिए, 40 तक होना चाहिए। और इस 40 को मेंटेन रखता है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन इसको मेंटेन रखेगा। अगर हीमोग्लोबिन इसको मेंटेन रख रहा है, अब हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। इफ इट डिड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द टिश्यू वुड नॉट बी रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल इट विल इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45। तो हमारे पास ऑक्सीजन उतनी डिसोसिएट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑक्सीजन डिसोसिएशन का आप देखें तो वो बहुत स्टीप है। उधर से आपको आइडिया हो जाएगा, यानी थोड़ा सा भी पार्शियल प्रेशर इधर हमारे पास ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को इंटरप्ट कर देगा। जब हमने इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, स्टीप डिसोसिएशन कर्व है, और हमारे पास याद रखना है इंक्रीज इन टिश्यू ब्लड फ्लो कॉज्ड बाय डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वेरी स्मॉल फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये 40 जो था ना पार्शियल प्रेशर, अब ये डिक्रीज होगा। जब एक्सरसाइज करते हैं आपको पता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है तो हमारे पास उधर ऑक्सीजन की डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है, ताकि वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी। तो थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर भी अगर कम होता है तो वहां पे अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो डिसोसिएशन है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये जस्ट इधर यही बातें लिखनी है, या आप लोग पढ़ेंगे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। When atmospheric oxygen concentration changes markedly, the buffer effect of hemoglobin still almost constant tissue। तो अब देखते हैं कि नॉर्मली हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना होता है, 104। जब हम असेंड करते हैं माउंटेन एरिया पे तो क्या होता है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर इवन 60 मिलीमीटर ऑफ Hg तक भी डिक्रीज हो जाए, वरना कितना होता है एल्वियोलाई में 104, अगर ये 60 मिलीमीटर तक भी डिक्रीज हो जाए तो ये फिर भी हमारे पास 89% सैचुरेट कर सकता है। अब मैं आपको एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मैं एक बात फिर से दिखाऊंगा, आप इसको गौर से देखें। तो इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो जो ऊपर वाला एरिया है वो स्टीप नहीं है, यहां तक वो स्टीप नहीं है, बट उसके नीचे वो बहुत स्टीप है। तो ये बात का ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन का ऊपर इतना स्टीप नहीं है, यानी ऊपर अगर हमारे पास प्रेशर चेंज हो भी जाता है इतना ज्यादा थोड़ा सा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहले जो अगर हमारे पास 60 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास पार्शियल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन का लंग्स में, तो हमारे पास जो सैचुरेशन होगी ऑक्सीजन की वो 89% हो जाएगी। वैसे वो 97% होती है, जस्ट 8% डिक्रीज की है। लेकिन रिमूव जो ऑक्सीजन रिमूव होनी है ना, यानी ऑक्सीजन जो यूटिलाइज होनी है वो स्टिल 5 मिलीलीटर ही होनी है। यानी अगर हमारे पास इधर 89% सैचुरेट हो रहा है ना तो हमारी यूटिलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं आना। यानी उसने जब हमारे पास जाना है टिश्यूज में, तो ये टिश्यूज में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 40, ये उस वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर हमारे पास 35 तक हो जाता है। 40 से 35 नीचे वाला पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल 40 से 35 हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चेंज है। और ऊपर वाला हमारा 104 से 60 तक भी हो रहा है, तो ये उतनी ज्यादा चेंज नहीं है। तो यानी नीचे वाला पार्शियल प्रेशर, ये वीनस ब्लड में जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ये 40 से अगर 35 हो जाता है तो हमारे पास डिसोसिएशन इजीली होगी और स्टिल हम उधर भी 5 मिलीलीटर ऑफ ब्लड सप्लाई कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कन्वर्सली व्हेन एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। तो हमने लो में क्या डिस्कस किया कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो हो भी जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो भी जाता है फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड पे, तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन उतनी ही रहेगी। अगर हमारे पास प्रेशर बहुत ज्यादा भी हो जाता है, फिर भी 100% ब्लड ने कभी भी ऑक्सीजनेट नहीं हो पाना। हीमोग्लोबिन 97% होती है, तो मैक्सिमम 100 हो सकता है, लेकिन कभी होगा नहीं, क्योंकि अंदर उसमें आपको पता है कि प्रॉपर अंदर मिलावट भी होती है ब्लड में, लाइक कुछ ब्लड में हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, तो बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो 100 तो तब भी उसने नहीं हो जाना। तो इस वजह से ये बता रहा है कि ये हमारे पास हीमोग्लोबिन सिस्टम की बफरिंग कैपेसिटी है कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर का या कम हो रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन की जो डिसोसिएशन है, जो उधर रिक्वायरमेंट है, वो उतनी पूरी कर रहा है, वो 5 मिलीलीटर उधर डिसोसिएट कर रहा है। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो इसकी डिसोसिएशन को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को तो उसने मेंटेन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये इतना ज्यादा जो टेक्स्ट लिखा है ना, वो आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों ने याद रखनी है। ये शिफ्ट टू द राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब समझे। राइट वर्ड शिफ्ट का ये मतलब है कि ऑक्सीजन की अफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी हीमोग्लोबिन से। जब ऑक्सीजन की अफिनिटी डिक्रीज करती है हीमोग्लोबिन से, तो इसकी डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। यानी ऑक्सीजन अफिनिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कहाँ रिक्वायर होता है? ये रिक्वायर होता है टिश्यूज में और सेल्स में। द रीजन इज, आपके जो टिश्यूज है वहां पे आपको ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो आप वहां चाहते हो, आपके टिश्यूज चाहते हैं कि आपको ऑक्सीजन मिल जाए, तो वहां पे उसकी जो अफिनिटी है वो कम होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन यूटिलाइज की जा सके। तो ऑक्सीजन अफिनिटी हमारे पास नियर द टिश्यूज डिक्रीज कर जाती है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होती है? इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज बीपीजी। अब इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड याद करें, आपका जो टिश्यूज होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन आप लोग को पता है ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से, ताकि वहां पे उस एरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो देखें ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो याद रखना है, राइटवर्ड शिफ्ट मींस डिक्रीज इन ऑक्सीजन अफिनिटी एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन। और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल जहां पे आपको पता है कि जो टिश्यूज होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ही होती है। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, फॉर एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन आयन वहां ज्यादा होगा, तो वहां भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ एसिडिक नेचर का होता है, तो तब भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा करेगा तो बॉन्ड्स वीक होंगे तब भी। और एक है बीपीजी, ये याद रखना है, ये हमारे पास ये भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा करता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होती है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में एक बात याद है कि हीमोग्लोबिन, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें होती है। उसकी रीजन क्या? जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है HbF, उसकी ऑक्सीजन अफिनिटी ज्यादा होगी। अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन अफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसने ऑक्सीजन लेनी होती है मदर के ब्लड से। तो अब उसकी अगर ऑक्सीजन अफिनिटी ज्यादा होगी तो वो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि उसने तो न्यूट्रिशन सारी मदर से लेनी है, वो खुद तो सांस नहीं लेता ना व्हेन वो अभी जब तक पैदा नहीं हुआ। तो वो उसमें HbF प्रेजेंट होती है, जिसकी ऑक्सीजन अफिनिटी ज्यादा होती है जो HbA से, जो कि उसकी मदर में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन है। तो वो उधर से ऑक्सीजन को स्नैच कर लेता है, तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करवाता है। बाकी इन सबको ऑपोजिट कर दे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हमने पढ़ा है कि टिश्यूज में वहां पे ज्यादा होता है, तो ये जब ज्यादा होता है तो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा होती है, और ये हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट करवाती है। इस इफेक्ट को, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की डिसोसिएशन ज्यादा होगी ताकि वो हमारे पास यूज की जा सके। इस इफेक्ट को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद करना है। ये बहुत इफेक्ट है कि इंक्रीज इन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा हो, क्योंकि वो डिसोसिएशन ज्यादा कर देंगे। तो ये इधर यही लिखा हुआ है इन पैराग्राफ्स में, तो इनको रीड कर लें। अब इफेक्ट ऑफ बीपीजी, जो बीपीजी होता है ये कब ज्यादा होता है? हाइपोक्सिक कंडीशन, अगर हमारे पास फ्यू और से ज्यादा रह जाए तो बीपीजी हमारे पास ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारे पास हाइपोक्सिक कंडीशन ज्यादा रहती है तो क्या होगा? बीपीजी इंक्रीज किया तो इसका क्या फायदा होगा? हाइपोक्सिक कंडीशन में आपको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, तो ऑक्सीजन हमारे पास जब
ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी और वहां पे ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी, इस वजह से इसका फायदा है। तो ये याद रखना है। राइटवर्ड शिफ्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपको राइटवर्ड शिफ्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि आपको पता है आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो किन फैक्टर्स की वजह से होती है? आप एक्सरसाइज करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, एक इसकी वजह से। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ, इसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज्यादा होगी। उसके अलावा आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया होता है, 2 to 3 डिग्री तो ज्यादा टेम्परेचर में। तो एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड पे करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोग ये रीड कर लें, जस्ट इसमें ये बातें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेटाबॉलिक यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, इफेक्ट ऑफ इंट्रासेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रेट ऑफ ऑक्सीजन यूजेज। तो आपको पता है ओनली माइन्यूट लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सेल फॉर द नॉर्मल इंट्रासेलुलर रिएक्शन। ये ऑक्सीजन ना माइन्यूटली रिक्वायर्ड होता है। जिस बात पे डिपेंड कर रही होती है ना कंसंट्रेशन कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है, वो होती है कि एडीपी का लेवल क्या है। एडीपी का लेवल ज्यादा होने का मतलब होता है कि एटीपी बेसिकली एडीपी में कन्वर्ट होती है ना, कि एडीपी का अगर लेवल ज्यादा है, एटीपी कम हो गई है, इसका यही मतलब होता है कि एटीपी कम है, यानी हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी है, अब उसको एनर्जी रिक्वायर है। जब भी एनर्जी रिक्वायर होगी तो ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी in mitochondria through electron transport chain. So whenever the level of ADP is increased, the oxygen demand will increase. So you have to remember कि ADP का relation direct होता है, तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होगी। तो ये आप लोग जस्ट ये अगर पढ़ लें तो आप कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। Under normal oxygen usage by the cell is controlled ultimately by the rate of energy expenditure. So if you require more energy, if you are expending more energy, तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑन द डिस्टेंस। आपको पता है जो कैपिलरीज होती हैं उनका साइज इवन इतना छोटा होता है सम कैपिलरीज का कि वहां से जो रेड ब्लड सेल्स है वो पास भी अपनी शेप चेंज होके होंगे। फॉर एग्जांपल एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और वहां से मोटे आदमी ने पास होना है तो वो बड़ा सांस खींच के पास करे अपने पास होगा। इसी तरह ऑक्सीजन भी है, जब वो कैपिलरीज में जाती है तो एरिया उसको मिलता है बहुत छोटा, डायमीटर होता है बहुत छोटा, इवन उससे भी छोटा होता है। तो हमें पता है आरबीसीज आर फ्लेक्सिबल, तो वो उसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन बड़े लाइन में पास होना पड़ता है उनको। तो इस वजह से इतना डिस्टेंस नहीं होता कि ऑक्सीजन यूजेज करना में मसला हो। लेकिन समटाइम जब हम पास कर रहे हैं वेसल से, तो जो हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर जो है ना ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल फेल कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप ये लाइन पढ़े, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। हाउएवर ओके, सेल्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम द कैपिलरीज। समटाइम्स सेल्स कैपिलरी से दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये कैपिलरी है, ये दूर है, समटाइम्स दूर होते हैं। तब रेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन टू दिस सेल्स कैन become so low that intracellular partial pressure of oxygen below the critical cap। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन यूजुअली तो इंट्रासेलुलर कम नहीं होती, जब इतना दूर है ना तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा, तो जो सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो क्रिटिकली डिक्रीज कर जाता है, बहुत कम हो जाता है। Thus under these condition O2 usage by the cell is said to be diffusion limited and is no longer determined by the amount of ADP form। अब याद रखें पीछे हमने पढ़ा था कि एडीपी पे डिपेंड कर रहा है कि ऑक्सीजन ने कितना ज्यादा मूव करना है, कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर है इंट्रासेलुलर। अब जब सेल दूर हो जाता है ना, तब ये एडीपी पे डिपेंड नहीं करता, तब ये डिफ्यूजन लिमिटेड है, डिफ्यूजन ने इसको लिमिट कर दिया। तब एडीपी बेशक जितना मर्जी ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन ने अगर नहीं जाना उसने नहीं जाना, अगर उसकी डिफ्यूजन नहीं पॉसिबल तो नहीं पॉसिबल, तो ये डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाता है। अब एडीपी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन ये वैसे यूजुअल कंडीशन नहीं होती। वैसे यूजुअली कैपिलरीज बिल्कुल सेल के साथ पड़ी होती है, वो उसी टाइम ऑक्सीजन जब भेजती है तो वो सेल के अंदर चला जाता है। तो ये डिफ्यूजन लिमिटेड कंडीशंस तब होगी जब आपको कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द ब्लड फ्लो व्हेन द मेटाबॉलिक यूजेज ऑफ द ऑक्सीजन। तो आपको पता है द क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू इन ईच 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये हमारे पास है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हर मिनट में अवेलेबल होती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है 100 ml में, ब्लड फ्लो कितना है।
अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वहां पे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए या जीरो हो जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास ब्लड फ्लो जितना कम होता जाए, फॉर एग्जांपल देयर आर टाइम्स व्हेन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू कैन बी सो लो कि हमारे पास फॉल्स बिलो द क्रिटिकल लेवल ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब हमारे पास अगर ब्लड फ्लो बहुत डिक्रीज हो जाए तो इवन हमारे पास इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म ने तो होते रहना है, तो उसकी वजह से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बहुत डिक्रीज हो जाता है, इवन 1 मिलीमीटर ऑफ Hg तक डिक्रीज हो जाता है। जैसे इसमें यही बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सेल करता रहता है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। इसमें इन्होंने फर्दर बताया हुआ है कि जो डिसॉल्व स्टेट में होती है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि 97% ऑक्सीजन हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है और जो 3% होती है वो डिसॉल्व स्टेट में होती है। तो हमारे पास जो डिसॉल्व स्टेट में है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमें पता है 95 होता है, तो डिसॉल्व स्टेट में ये हमारे पास 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ब्लड। और जो इसमें से जब 40 मिलीमीटर ऑफ Hg वीनस ब्लड में हमारे पास पार्शियल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन का, उस टाइम हमारे पास डिसॉल्व स्टेट में कितनी प्रेजेंट रह जाती है हमारे पास पीछे 0.12 ml। इसका मतलब है कि 0.1 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड हमारे पास डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है और 5 ml ऑक्सीजन हमारे पास हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये इसमें जस्ट उन्होंने बताया हुआ है। जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास जो टिश्यू इंक्रीज है, डिमांड है, वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन तब हमारे पास एक्सरसाइज की स्टेट में यूजुअली क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन की डिसॉल्व स्टेट में वो हमारे पास 1.5% रह जाती है, यानी कम हो जाती है। वैसे 3% हो रही होती है, लेकिन स्ट्रेनस एक्सरसाइज के केस में ये 1.5% रह जाती है। जब हम ये कब ज्यादा हो सकती है? जब पर्सन ब्रीथ करे ऑक्सीजन बहुत हाई एल्वियोलर प्रेशर पे, यानी एल्वियोलर प्रेशर अगर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा हो और पर्सन ब्रीथ करे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है डिसॉल्व स्टेट में वो ज्यादा हो जाता है। तो ये डीप सी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ साइलेंट किलर, इसमें पता भी नहीं लगता और बंदे की डेथ हो जाती है। द रीजन इज जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो 250 टाइम्स होती है और ये उसी जगह पे बाइंड करती है जहाँ पे ऑक्सीजन ने बाइंड करना है। तो इसकी कैपेसिटी 250 टाइम्स होती है और ऑक्सीजन की जगह पे बाइंड करती है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन बाइंड होती है ना, ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा कर देती है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इट विल इंक्रीज द अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन जो अटैच था वो डिसोसिएट नहीं हो सकता, यानी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ने खुद आके हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर लिया, जिधर ऑक्यूपाई कर लिया वहां पे तो ऑक्सीजन वैसे ही नहीं अटैच हो सकता। लेकिन जहां पे ऑक्सीजन अटैच था उसने उसकी अफिनिटी इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन से कर दी कि वो अब डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो यानी ऑक्सीजन हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो इसमें हमारे पास ये है कि 250 टाइम्स होती है ना, तो यानी अगर हमारे पास 0.4 मिलीमीटर ऑफ Hg भी पार्शियल प्रेशर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो एज अ रिजल्ट हमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन का अगर हमारे पास 100 मिलीमीटर ऑफ Hg भी पार्शियल प्रेशर है ना, तो ये उससे भी कम्पीट कर लेती है। यानी हमारे पास 0.4 मिलीमीटर ऑफ Hg भी कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ना, तो ये तब भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह, क्योंकि ये 100 मिलीमीटर ऑफ Hg ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर के साथ कर सकती है कम्पीट, बिकॉज इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी 250 टाइम्स है। यानी अगर 0.7% तक ये हमारे पास परसेंटेज हो ना, तो ये हमारे लिए हैजर्डस होती है। 0.6 तक हो, इवन 0.6 तक हो तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में एक और बड़ा खतरनाक चीज है कि इसमें याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में नॉर्मल होता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज करती है, बट जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, वो नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें जो
आप रेस्पायर तो नॉर्मल कर रहे होते हो, ऑक्सीजन नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नॉर्मल होता है, तो हमारे पास ब्राइट रेड कलर होता है, साइनोसिस नहीं होता है इस केस में, ब्राइट रेड कलर होता है, इवन चेरी रेड कलर इसको कहते हैं। तो यानी हमें पता ही नहीं लगता कि इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। मतलब जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी वन चेरी रेड हो जाती है इंस्टेड ऑफ ब्लू, जबकि हमें पता है हाइपोक्सिया में तो ब्लू होनी चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ पता नहीं लगता। जब ब्रेन को हमारे पास ऑक्सीजन कम मिलेगी, कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को डिसरप्ट कर दिया, तो जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपको पता है कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो आपको चक्कर, पहले डिजीनेस फील होगी, उसके बाद आप बेहोश हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डेथ हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन दी जाए। जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन दी जाएगी तो वो डिसोसिएट कर देगी कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड को। उसके अलावा एक और चीज की जाती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है 5%। जब कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो हमने आगे चैप्टर में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी एज अ रिजल्ट हाइपर वेंटिलेशन होगी, ज्यादा सांस लिया जाएगा। जब ज्यादा सांस लेंगे तो उतनी जो ये है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, मिट होगी, तो उससे हमें फायदा होगा। तो हमने याद रखना है कि इसमें ना जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है तो कोई रेस्पिरेटरी चेंज का पता नहीं लगता। उसकी रीजन यही थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मल होता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को पता ही नहीं लगता कि ऑक्सीजन को कुछ चेंजिंग हुई है, जबकि उस टाइम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बिल्कुल डिसरप्ट हो चुकी होती है। तो हम ये दो चीजें कर सकते हैं, हाई प्रेशर ऑक्सीजन दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड इज नॉर्मली नियरली एज प्रॉब्लमेटिक। अब इसकी हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो हमारे पास ना जो इसका रोल होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एसिड बेस बैलेंस में बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो ब्लड है ना 100 ml वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि हमने देखा ऑक्सीजन कितनी ट्रांसपोर्ट होती है 5 ml। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम ये तीन देखते हैं। या तो डिजोल्व फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में ये 7% होती है, या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन्स के साथ अटैच होके ये ऑलमोस्ट 23% होती है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ 23 होती है। ये जो सीओटी डिजोल्व स्टेट में, ये समटाइम्स प्रोटीन के साथ अटैच होती है, बाकी प्रोटीन्स। तो ये मिला के हीमोग्लोबिन और सारी प्रोटीन वगैरह ये 30% ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट कह देते हैं समटाइम्स, और बाइकार्बोनेट की 70%। सबसे पहले डिजोल्व स्टेट में अगर देखते हैं तो डिजोल्व स्टेट में हमें पता है कि पहले पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि होता है 40 होता है, 45 होता है हमारे पास वेनस ब्लड में, और आर्टेरियल ब्लड में हमारे पास होता है 40। तो हमारे पास अगर देखा जाए ना तो डिजोल्व स्टेट में 0.3 हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है, 0.3 ml। 4 ml का 0.3, अगर 4 ml टोटल होनी होती है ना तो उसका 0.3 देखे तो वो 7% बनता है। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट की फॉर्म है। बाइकार्बोनेट के लिए आप डायग्राम देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाती है सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर। जब वो जाती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, ये तो अलग प्रोसेस। जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जाती है तो ये हमारे पास कंबाइन करती है वाटर के थ्रू, और ये हमारे पास प्रोसेस होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस करता है, ये हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जब बनता है ये फिर फर्दर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर बनाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। अब जो हाइड्रोजन आयन होता है ना ये हमारे पास अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, अटैच हो जाता है। बफर कैपेसिटी इसलिए हीमोग्लोबिन की होती है कि वो हाइड्रोजन को अटैच कर लेती है, अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देती तो एसिडिक नेचर हो जाती। अब ये हाइड्रोजन अटैच हो गया हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ, बाइकार्बोनेट अब सेल के बाहर निकल जाएगा। अब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आ गया, अब बाइकार्बोनेट ने प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होना, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ऑलमोस्ट 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है ट्रांसपोर्ट। इसमें सारा यही लिखा हुआ है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में, हाइड्रोजन जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर बफर करेगा, और उसके अलावा बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अब जब बाइकार्बोनेट ने सेल के अंदर से बाहर निकलना है ना, बाइकार्बोनेट सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, उसकी एक्सचेंज में क्लोराइड सेल के अंदर चला जाएगा, यानी आरबीसी के बाहर निकल आएगा बाइकार्बोनेट,
क्योंकि बाइकार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये जो क्लोराइड, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो जो वीनस ब्लड होता है ना, उसमें हमारे पास क्लोराइड ब्लड सेल्स के अंदर ज्यादा होता है। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट सेल से बाहर निकल रहा होता है कि वो अब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा, तब हमारे पास जो कार्बन जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल के अंदर मूव कर जाता है। तो जब वो अंदर मूव करेगा तो सेल स्वेलअप हो जाएगा, और हमारे पास जब हाइड्रोजन सॉरी क्लोराइड आयन सेल के अंदर मूव करता है, जब क्लोराइड आयन सेल के अंदर मूव करेगा तो इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो आप लोग इधर पढ़ सकते हैं 70% ब्लड, 75%, जो 70% है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक एसिटाजोलामाइड होता है, ये होता है कार्बन एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अगर ये एसिटाजोलामाइड देते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाइपर वेंटिलेशन होने लग जाएगी। तो ये हमने याद रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड। जब ये देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, बिकॉज हमारे पास जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके हमारे पास कार्बोनिक एसिड नहीं बना सकते। बाकी हमारे पास जो होती है, कुछ हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू। तो हीमोग्लोबिन के साथ किस ग्रुप के साथ बाइंड करती है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमाइन रेडिकल ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे पास अमाइन रेडिकल के साथ हीमोग्लोबिन के इंटरेक्ट करती है और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना देती है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हीमोग्लोबिन is a reversible reaction that occur with a loose bond. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इजीली रिलीज हो सकती है जहाँ पे लोअर पल्मोनरी प्रेशर हो। तो मतलब हमारे पास ये प्रोटीन्स के थ्रू किस तरह बाइंड कर दी, हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइंड कर दिया और प्लाज्मा प्रोटीन। तो 7% हमने देखा डिसॉल्व स्टेट में, 70% हमने देखा कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में है, और बाकी हमने देखा कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही है या प्रोटीन के साथ अटैच हो रही है। इधर इन्होंने फर्दर कहा हुआ है कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है 30%। आप लोग देखते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है 23%। तो आप लोगों ने 23 भी याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर लगाना है, क्योंकि इट इज स्टिल डाउटफुल दैट अंडर नॉर्मल कंडीशन जो होता है ना, कार्बन माइनो मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट मोर देन 20% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये आप लोगों ने ना याद रखना है कि जो ये रिएक्शन है ये ना काफी स्लो होता है। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन स्लो है ना, तो ये 20% के राउंड अबाउट ही ये ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी हमारे पास डिसॉल्व स्टेट में हो जाता है। तो जस्ट इसको एक बार रीड कर लें। इसमें जो मेन चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो ये हीमोग्लोबिन यानी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। बाकी ये आप लोग पढ़ सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन द टिश्यू कैपिलरीज, दिस रिएक्शन इज लेस सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज प्रोटीन इन द ब्लड इज ओनली 1/4, यानी हीमोग्लोबिन से 1/4 होती है प्रोटीन प्रेजेंट, तो ये बहुत कम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, तो हम उसका भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व में हमारे पास 40 मिलीमीटर ऑफ Hg जो होता है आर्टीरियल ब्लड में, और 45 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है वीनस ब्लड में। अब ये हमारे पास 4 वॉल्यूम परसेंट ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग इस डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जब 40 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है 48% वॉल्यूम परसेंट, और जब हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ये 45, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है, तो यहाँ पे 52 हो जाती है। तो यानी जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड वॉल्यूम परसेंट में ज्यादा हो रही है, तो 4% ट्रांसपोर्ट होती है। हमें ये पता होना चाहिए, हमने कहा था 4 ml ट्रांसफर हो रही है 100 ml में, तो 4 ml ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो 4% बनता है। तो 4 वॉल्यूम परसेंट वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी हमारे पास 48 वॉल्यूम परसेंट होता है जब वो आर्टीरियल ब्लड में है, और क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में हमारे पास पार्शियल प्रेशर 40 होता है और वीनस ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर 45 होते हैं, तब ये हमारे पास उस ब्लड में 52 ml परसेंट हो जाती है। ट्रांसपोर्ट हमारे पास 4% होती है, यानी 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, और ऑक्सीजन कितनी हो रही थी 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड।
इसमें हार्डेंस इफेक्ट होता है। जैसे जब हमने बोहर्स इफेक्ट में क्या पढ़ा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हमारे पास क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसी तरह जब हमारे पास ऑक्सीजन की अटैचमेंट ज्यादा हो जाए, जब लंग्स के पास जाना है रेड ब्लड सेल में, तब ऑक्सीजन ने अटैच होना है हीमोग्लोबिन के साथ। जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन वहां पे ज्यादा होती है तो वो डिस्प्लेस कर देती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम ब्लड। यानी जब हमारे पास बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, ये रिप्लेस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से। इस इफेक्ट को हम हार्डन इफेक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू दैट ऑफ द बोहर्स इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बिकॉज ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन, जब ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन ज्यादा होती है, उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हार्डन इफेक्ट ना होता तो 2 वॉल्यूम% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता, 2 वॉल्यूम%। यानी हमारा ब्लड सिर्फ 2 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। लेकिन इस हार्डन इफेक्ट ने इसका इफेक्ट डबल कर दिया, अब वो 4 ml कर सकता है। तो ये हार्डन इफेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन जब अटैच होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करवाती है ताकि वो बॉडी से निकल सके। जो ऑक्सीजन हमारे पास जब लंग्स के करीब जाता है तो ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। वो जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन बन जाता है स्ट्रोंगर एसिड। अब हीमोग्लोबिन स्ट्रोंगर एसिड जब बनेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि वहां पे हाइड्रोजन कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो रिलीज होती है। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, लेस टेंडेंसी टू कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन अटैच हुई हीमोग्लोबिन के साथ वो हो गया एसिडिक, और जब वो हमारे पास हुआ एसिडिक तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है तो हमारे पास क्या होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, उसके अलावा हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा। हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन को बफर कर सकता है, तो उसने हाइड्रोजन को अटैच किया था, हाइड्रोजन भी उधर रिलीज हो गया। उतनी देर में जो ब्लड के थ्रू बाइकार्बोनेट आ रहा था वो भी आ गया। बाइकार्बोनेट उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। वही आप सेकंड में यही पढ़ सकते हैं कि इंक्रीज एसिडिटी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, वो रिलीज करवा देती है एक्सेस हाइड्रोजन आयन, और वो बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है, और जब मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। और उसके अलावा जब कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारे पास बाकी नीचे हार्डेंस इफेक्ट का वही लिखा हुआ है कि हार्डेंस इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली डबल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released from the blood into the lungs and approximately double the pickup of the carbon dioxide in the tissue। यानी हार्डेंस इफेक्ट अगर ना होता तो हमारे पास 2 वॉल्यूम% ट्रांसपोर्ट हो सकता था। हार्डेंस इफेक्ट इसको 4 वॉल्यूम% कर देता है। तो अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि ऑक्सीजन जब अटैच होगा तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की एसिडिटी होगी, वो हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करेगी और वो हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस करेगी, और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चेंज इन द ब्लड एसिडिटी ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अटैच होता है तो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं पीएच ऑफ द ब्लड 7.1 एंड as blood acquire carbon dioxide in the tissue, the pH falls value of about 7.37। यानी जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई तो पीएच कम होगी। द रीजन बिहाइंड इज कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर की होती है, तो इस वजह से पीएच कम होगी। पीएच कम होने का क्या मतलब होता है, कुछ ना कुछ तो बफर होगी, कुछ कम होगी। कम होने का मतलब है कि एसिडिक हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड पीएच को कम करती है। आप लोगों ने जस्ट ये बात याद रखनी है। तो जब लंग्स के करीब गया तो तब क्या हुआ, वापस हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हुई तब पीएच ज्यादा हुई। जब पीएच ज्यादा हुई तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की डिसोसिएशन कम हुई। जब हाइड्रोजन आयन कम होते हैं तो हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है तो ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा हो जाती है, डिसोसिएशन कम हो जाती है। इसलिए जब लंग्स के करीब जाते हैं तो एसिडिटी हमारे पास हुई कम
हाइड्रोजन आयन हुए कम, पीएच भी ज्यादा, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होगी, इसलिए वहां पे जब लंग्स के करीब है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये रीजन उसको एक्सप्लेन कर रही है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट लास्ट थिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की आउटपुट कितनी है और अपटेक कितनी है, क्योंकि आपको पता है जब ऑक्सीजन की अपटेक होती है उस तो एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो हम देखेंगे रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट। तो हम किस तरह ये फाइंड कर सकते हैं, हमारा जो ब्लड है ना उसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 5 ml ट्रांसपोर्ट होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 4 ml ट्रांसपोर्ट होती है। इसकी वजह से अगर हम ऊपर 4 पुट करते हैं ऑक्सीजन नीचे 5 पुट करते हैं, राउंड अबाउट में ये 82% बनता है कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में 82% एज मच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग एज ऑक्सीजन इज टेकन बाय द लंग। यानी अगर हम 100 ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं तो हम 82 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो अब यानी वो ऑक्सीजन कहीं और पे भी गई है, कहाँ पे जा सकती है, हम 100 ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं उसमें से 82 कार्बन डाइऑक्साइड में है, बाकी हमारे पास पता है हमें वाटर भी प्रोड्यूस होता है कुछ रिएक्शन से, तो वाटर में भी ऑक्सीजन रिक्वायर होता है तो वो वहां पे यूटिलाइज होता है। यानी अगर 82% है तो इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में यानी कन्वर्ट होती है, कुछ ऑक्सीजन यानी वाटर में भी कन्वर्ट होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड 100% नहीं है। ये 100% हमारे पास ये 1 कब हो सकता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपटेक के इक्वल कब हो सकती है, जब हमारी डाइट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे हो। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक ऑक्सीजन यूज होता है ना तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। यानी अगर आप 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हो तो आप 100 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे जो कि आप रिलीज कर सकते हो, तब हमारे पास ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होगा, क्योंकि तब हमारे पास जितनी ऑक्सीजन थे वो देखिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में यूज होगी। लेकिन अगर आपकी डाइट है फैट वाली, जब आपकी डाइट में फैट है तब आपका जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर वाटर भी बना देता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड में यूज होगी ऑक्सीजन, कुछ वाटर में, और जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की आउटपुट देखेगी तो वो कम होगी। यानी ऐसे रिएक्शन, ऐसी चीजें जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हमारे पास के साथ ऑक्सीजन किसी और चीज की भी प्रोडक्शन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल वाटर की प्रोडक्शन कर रहा हो, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं in other words, when the fats are metabolized, the respiratory quotient of the chemical reaction in tissue is about 0.7% instead of 1. तो हमारे पास वो कम है क्योंकि हाइड्रोजन एटम फॉर फैट टू फॉर्म वाटर, ये वाटर बना रहा है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो नॉर्मल पर्सन है ना, जो फैट भी खा रहा है, प्रोटीन भी खा रहा है, डाइट सब कुछ खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का 1 हो गया, फैट का ऑलमोस्ट 0.7 हो गया, प्रोटीन का भी होगा, एज अ होल जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट नॉर्मली होता है ना वो ऑलमोस्ट 0.825% होता है। So this is all about today's lecture. All the lectures on the respirations are available. जो इससे पीछे chapters है और circulation पे सारे lectures available है. You can watch any video. Do subscribe because more videos are going to come in future. Thank you very much for watching.